नमस्कार, आप देख रहे हैं DN24 न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जामा मस्जिद सिलवासा की संपत्ति विवाद में बड़ा खुलासा। आरिफ शेख ने दर्ज कराई आपराधिक शिकायत। सिलवासा स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। मस्जिद की संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब कानूनी रुख अख्तियार कर लिया है। जामा मस्जिद कमेटी के मौजूदा सदस्य आरिफ फकीर शेख ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सिलवासा पुलिस स्टेशन में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। आरिफ शेख का कहना है कि अब्बास शेख द्वारा की गई पूर्व शिकायत, जिसमें उन्होंने मस्जिद की संपत्ति पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया था, पूरी तरह से झूठी और गुमराह करने वाली है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान कमेटी का गठन समुदाय की पूर्ण सहमति और पारदर्शिता के साथ हुआ है। इस मुद्दे पर हाल ही में समुदाय के बुजुर्गों की बैठक भी हुई, जहां सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकला कि अब्बास शेख और उनके साथियों की गतिविधियां समाज और कानून दोनों के खिलाफ हैं। आरिफ शेख ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है, उनके नाम इस प्रकार हैं: अब्बास भाई नब्बी भाई शेख, यूसुफ आगवान, मोहम्मद अली खान, सलीम खान, हाजी हनीफ अबू बक्कर शेख, जिन्हें कुरैशी भी कहा जाता है, और यासीन मंसूरी। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 316 विश्वासघात, धारा 318 धोखाधड़ी, धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र और धारा 323 दस्तावेजों की जालसाजी। आरिफ शेख ने प्रशासन से यह मांग की है कि जामा मस्जिद की संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस पूरे विवाद को लेकर सिलवासा के मुस्लिम समुदाय में चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की ओर हैं। देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें DN24 न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ। इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे आए। हम सब जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से आप सबका हम शुक्र अदा करते हैं। आज पहले मैं बोल दूँ, उसके बाद आप लोग जो सवाल करना है कर लें। एक जामा मस्जिद कमेटी के कुछ मेंबर्स के ऊपर कुछ दिनों पहले एक FIR हुई थी, आप लोगों ने देखा था उसको, और वो सभी मीडिया हाउस में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो खबर चली थी। क्योंकि वो प्रेस रिलीज थी तो आप लोग का दायित्व बनता है, आप उसे लोगे। लेकिन उसके बाद हमारा जो पक्ष था वो पक्ष नहीं आया, और हमारा पक्ष भी ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को सिर्फ एक पक्ष ही पता चला। जो हमारा पक्ष था वो लोगों तक गया नहीं। तो हमने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरा पक्ष भी आप लोग तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू थी, हम इन्वेस्टिगेशन में हम कॉपरेशन कर रहे थे, तो हम लोग ने सोचा कि सब जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद हम हमारा पक्ष रखेंगे। तो अभी लगभग इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, अभी 1 महीना हो गया होगा। अब ये मैटर ऐसा था कि जामा मस्जिद में जो तथाकथित पुरानी कमेटी है, उनका कहना है कि जो नई कमेटी है उन्होंने मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये मस्जिद एक धर्मस्थल है जिसे ट्रस्ट सोसाइटी चलाती है, तो ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं कि इस पर कोई कब्जा कर लेगा। ये तो सबकी है, और समय समय पर कमेटी चेंज होती है, ये एक प्रोसीजर है। ये कमेटी जो तथाकथित कमेटी थी, जिसका पहले तो उसमें FIR में जो फरियादी है अब्बास भाई, उन्होंने ये लिखा कि मैं 35 साल से प्रमुख हूँ। 35 साल, ये टोटल गलत और झूठ बात है। 35 साल के अंदर नहीं तो भी कम से कम 7 से 8 अलग अलग आदमी प्रमुख बने हैं यहाँ पे, जो मस्जिद के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल। उसमें बकर दादा थे, खुद मेरे फादर थे, फिर हमारे बहुत बड़ी नूरा बापा
नूरा बापा थे, फिर सैयद इलियास भाई थे, फिर आमीन भाई चोटालिया थे। तो काफ़ी लोग बदल चुके, लेकिन उन्होंने फरियाद में FIR में लिखाया, ये झूठ लिखाया है कि मैं 35 साल से प्रमुख हूँ। तो ये गलत बात है और गुमराह करने की बात है। वो हो गया। उसके बाद उनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि कब्जा। जैसे मैंने आपको कहा, कब्जा क्या होता है? ये तो प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी है, ये उनकी पेपर मिल तो है नहीं कि कोई उस पर कब्जा कर लेगा। तो ये बात का हम टोटल खंडन करते हैं। ऐसा कोई कब्जा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो भी हुआ समाज के सहमति से हुआ। नई कमेटी बनी, पुरानी कमेटी ख़त्म हुई, उसके बाद में नई कमेटी बनी और लोगों ने बनाया, क्योंकि हर शुक्रवार को यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं मस्जिद में, और वो लोग समाज के लिए, जो समाज हित में जो भी काम होता है उसके लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और बातचीत होती है कि हमें क्या आगे का हमारा प्लानिंग क्या है। तो तब क्योंकि ये कमेटी पुरानी हो चुकी थी, जो काम इनको करना था ये लोग कर नहीं रहे थे और इनका समय भी हो चुका था, तो उनको बदलना था। 4 लोग उनकी कमेटी के, उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे। 4 लोग ने रिज़ाइन किया। जो अब्बास भाई है उसके खिलाफ उन्होंने रिज़ाइन किया, 4 लोगों ने। ये कमेटी बनी कैसे? 4 लोगों ने रिज़ाइन किया, उसके बाद में ये कमेटी बनी। क्योंकि उनकी कमेटी 4 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया तो कमेटी वैसे भी डिज़ोल्व हो गई। तो इस प्रकार से नई कमेटी बनी और यहाँ पे बिल्कुल कुछ इशू नहीं था, सब अच्छे से हुआ। हाँ, ऐसा होता है कि जो बदलते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे को बदल दिया, दुख होता है, वो होता है, वो एक ऑब्वियस चीज़ है। वो हमारा एक सेंटिमेंट होता है कि हमको बदला, लेकिन वो एक परंपरा थी जो हुई, जिससे कोई जोर ज़बरदस्ती ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल भी हुई नहीं थी। और हमारे जो इमाम साहब हैं, जो हमारे मस्जिद के मेन होते हैं, उन्होंने ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ की, जो नए प्रमुख बने और उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था, उनका स्वागत किया था। तो मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाती। ज़बरदस्ती हुई होती तो ऐसी कोई होती नहीं। उसके बाद में ऐलान भी हुआ। अब हमारे में ऐसा होता है कि पहले अवाम डिसाइड करती है कि कौन प्रमुख बनेगा, उसके बाद मस्जिद के मेंबर से उसका ऐलान होता है कि ये फला अब प्रमुख बना है, मुतवल्ली बना है। इनका आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आज तक ये अब्बास भाई और उनकी मंडली का कभी भी कोई प्रमुख हुआ हो तो इसका ऐलान मस्जिद से हुआ नहीं है, तो हम उनको, समाज उसको मानेगा ही। क्योंकि जब तक आपका ऐलान मेंबर से नहीं होता, उसे एक्सेप्टेबल समाज को नहीं होता। ये लोग क्या करते थे, ये लोग के 6-7 लोग इनकी एक मंडली है। ये लोग क्या करते हैं कि ये जो मुतवल्ली वगैरह इनके साथ में ही डिसाइड होता है। ऑफिस में इकट्ठा होते हैं, वो बोलते हैं आज तू मुतवल्ली बन जा, फिर 1-1.5 साल के बाद अंदर में झगड़े हो जाते हैं, फिर किसी और को बना देते हैं। इस तरीके से इनका चलते हैं। कभी भी इन्होंने जो इसका जो ऑफिशियल वे है, जैसे होना चाहिए, उसमें इन्होंने कभी नहीं किया। इन्होंने ऐसे ही हमेशा अपने अपने अंदर किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो हकीकत में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो किया गया। अब क्योंकि प्रोसीजर फॉलो किया गया और ये लोग चाहते नहीं थे कि इनके मंडली के बाद का कोई अध्यक्ष बने, मुतवल्ली बने, तो ये इन्होंने इस प्रकार की झूठी कंप्लेंट की। अब ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ? ये मुद्दा शुरू ऐसे हुआ कि यहाँ पे 12 दुकानें हैं, 12 दुकानें, उसमें से 6 दुकानें जो इनके कमेटी के मेंबर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भी जानना। 6 दुकानें इनके कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी हैं, 6 दुकानें 12 में से। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जो आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारी बातें प्रमुखता से आप 6 दुकानें उनकी। अब यहाँ पे जो मार्केट रेट है वो कम से कम 30,000 से 35,000 रुपये का मार्केट रेट है, लेकिन यहाँ पे बरसों से दुकान को फिक्स रेट पे दिया गया है 7,000 रुपये फिक्स रेट। कम से कम आधा भी लेते हैं तो समझ में आता है कि चलो 35,000 30,000 है तो आप 15,000 लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनके लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि किराया बढ़े ये वो। फिर जैसे ही नई कमेटी आई, हमने सब डॉक्यूमेंट्स देखे, आप मानोगे नहीं,
बरसों से किसी भी दुकान का रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आप सोचो, इतनी दुकानें जो चल रही है वो बिना रेंट एग्रीमेंट के चल रही है, जबकि ये अपराध है। बिना रेंट एग्रीमेंट के ठीक है, आप शायद 1 साल तक 11 महीने का कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन से नोटिफिकेशन है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा अगर किसी को किराए पे दुकान देते हो, चाहे वो निजी हो, चाहे मेरे फादर को रोज़ परेशान करते थे लोग। फिर नूरा बापा आए, वो वडील थे, उनको इतना परेशान किया क्योंकि वो उनके मंडली के बाहर के थे, उनको बहुत परेशान किया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर सैयद साहब आए, सैयद साहब को भी टॉर्चर किया, सैयद साहब को भी बहुत परेशान किया, इन्होंने भी बेचारे ने छोड़ दिया। मतलब ये अपनी मंडली के बाहर का अगर कोई भी आया तो ये उनको यहाँ पे रहने देते नहीं, काम करने देते नहीं है। ये इनकी सिस्टम चल रही है, ये इनकी परंपरा चल रही है। फिर इन्होंने कहा कि टपोरी लोगों ने कब्जा कर लिया। अब मैं इनको आपको बताता हूँ, जब कुछ साल पहले एक नक्सली कांड हुआ था, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये कहते हैं कि ये लोग टपोरी हैं। ये जो जिन लोगों का नाम इस कंप्लेन में आया है उनके ऊपर किसी पे भी एक भी केस नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम इनके ऊपर ये गुनाह हुआ। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे पे केसेस थे, लेकिन 20 साल से मेरे पे कोई केस नहीं है। ना मुझे सरकार की तरफ से चुनाव वगैरह में या कोई आया, कोई नोटिस आती है, कुछ नहीं। और बाकी सारी केस में मैं एक्विट हो चुका हूँ, मेरे पे एक दिन की भी सज़ा नहीं लगी। फिर भी इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये लोग टपोरी है, ये वो। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि नक्सली कांड हुआ, वो नक्सली कांड में ये लोगों ने पूरा सेट करके वो मैटर को निपटाया, ये लोगों ने। अभी आप सोचो कि जो आदमी नक्सली कांड जैसे मैटर को निपटा सकता है तो उसके लिए हम तो कितने छोटे हैं, हमें तो वैसे ही निपटा सकते हैं। और उन्होंने हमको निपटा दिया, हमको पुलिस में डाल दिया, केस कर दिया हम पे। फिर इनकी आप साजिश देखो, मर्डर हुआ, मर्डर के अंदर आरोपी आए, आरोपी का मुंह ढका, चेहरा ढका, हमें पर्टिकुलरली कुछ घंटे के लिए बैठाया गया। उसके बाद में हमारा तस्वीर लेके उसे वायरल की गई। ये सब साजिश थी, क्योंकि ये नक्सली मामले को निपटा सकता है तो हम क्या है उनके लिए। इससे ये लोग ने इस तरह हमें प्रताड़ित किया। दूसरा, ये लोगों ने कुछ साल पहले, जहाँ पे कब्जे की बात आती है क्योंकि इसका मेन कंटेंट कब्जा है, इन्होंने एक सप्लीमेंट्री डीड बनाई थी 2017 में। 2017 में एक सप्लीमेंट्री डीड बनाई इन्होंने, ये अब्बास भाई की मंडली के लोग ने। उसमें ये था सप्लीमेंट्री डीड, आप सोच भी नहीं सकते हो कि जबकि सार्वजनिक संपत्ति है, उसमें उन्होंने इस प्रकार की सप्लीमेंट्री डीड बनाई कि मैं प्रमुख, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। ये इन्होंने सप्लीमेंट्री डीड को रजिस्टर कराई मामलतदार में। कहीं से पता चल गया समाज के लोगों को, तो समाज के लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और समाज के लोगों ने इनको समाज के सामने खड़ा कर दिया कि ये क्या है, ये आप लोग कर क्या रहे हो, ये कोई आपकी निजी संपत्ति है क्या कि आप बोलोगे कि ये मेरा, मेरे बाद में मेरे बेटे का, उसके बाद में उसके बेटे का। तो ये कब्जा करने की परंपरा इनकी है। कहा कि कब्जा है, तो इन्होंने रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाया, फिर डॉक्यूमेंट जमा कराए मस्जिद, वहाँ पे कैसे जमा कराए, क्योंकि मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट मस्जिद के कार्यालय में होते हैं, इसके बाहर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं है। लेकिन इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में वो डॉक्यूमेंट जमा कराए। इन्होंने ये भी कहा कि पहले ऑफिस यहाँ बाहर थी और जब से नई कमिटी उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट की ऑफिस। वो क्यों की शिफ्ट, वो इसलिए शिफ्ट की कि वहाँ पे हमारा एक दुकान थी, तो वो दुकान का किराया रुक रहा था क्योंकि ऑफिस में कोई काम है नहीं, तो हमने वो ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया। तो इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर दी। अरे मूर्ख लोगों ने सोचना चाहिए कि उससे समाज को इनकम क्रिएट हो गई, उससे समाज को इनकम मिल गई है हमने। और ये जो नई दुकान हमने दी, हमने 11,000 के ऊपर दी। ये लोग आज तक 7,000 से रेट कभी बढ़ा नहीं पाए, हमने 11,000 रुपये के अंदर ये दुकान रेंट पे हमने दी, जो पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन इन्होंने पुलिस को कहा कि इन्होंने ऑफिस खाली करके तो उसके डॉक्यूमेंट हेरा फेरी कर दी। अरे पुलिस थाने में जमा कराए। साथ में हमने कंप्लेन की कि ये लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है और ये लोग हैबिचुअल है कब्जा करने के लिए, क्योंकि मस्जिद में किसी को काम करने देना चाहते नहीं है। जो काम करेगा उसे ये लोग डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे के बल पर पुलिस को फरियाद करेंगे, ऐसा करके कि भाई सब लोग छोड़ दें। और
काफ़ी लोगों ने कमेटी में बेचारा ने छोड़ा भी है इनके डर से कि भाई ये तो रोज़ पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, ये तो रोज़ कलेक्टर ऑफिस में लेके जाते हैं। ये मामला पहले कलेक्टर में गया, कलेक्टर ने के वहाँ पे उनको लगा कि ऐसा कुछ है नहीं और ये जो भी है सही है। सर ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब ठीक हो गया। तमाम सरकारी कार्यक्रम में नई कमेटी को बुलाया जाता है, तमाम सरकारी कार्यक्रम में। इसके पहले किसी को बुलाया नहीं जाता था, उनको बुलाया जाता है क्योंकि उनको लगा कि ये लोग सही है, क्योंकि हमने जो जो प्रोसीजर करना था वो सारे प्रोसीजर हमने किए। इनको कभी नहीं बुलाया, हमको बुलाया गया सारे कार्यक्रम। 7 फ्लैट थे जिसमें लोग 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 सालों से भी रहते हैं। एक दिन इनका मन किया कि इसे हम तोड़ देते हैं, तो इन्होंने तोड़ दिया, जिससे हमारी कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये की इनकम को हमें नुकसान हुआ। ये लोग कुछ नहीं पूछते थे, किसी को कुछ नहीं, समाज में किसी को कुछ नहीं पूछना, बस खुद की दादागिरी, खुद की गुंडागिरी, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये इनका काम रहा है। तो मोटी मोटी ये बातें थी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से ये हमें लगता है कि ये पुलिस को गुमराह करते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट मिल जाता है। ये पूरे मामले में इन्होंने पुलिस को गुमराह किया, यहाँ तक कि डीआईजी सर को भी इन्होंने गुमराह किया। हमें यकीन है कि ये सारी चीज़ें जो हमने कंप्लेन की है, ये अगर डीआईजी सर तक पहुंची, या आज हमने जो बात की है आपके माध्यम से डीआईजी सर से तक ये बात जो पहुंची, तो बिल्कुल इनके ऊपर एक्शन होंगे। और हम आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी बातें डीआईजी सर तक पहुंचाइए कि ये लोग एकदम फ्रॉड है, इन्होंने फॉर्जरी की, चीटिंग की है, कॉन्स्पिरेसी कर हम पर एफआईआर की है, जबकि कब्जे जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। कब्जा होता तो मैंने जैसे आपको बताया कि एग्रीमेंट आप कैसे बना सकते हो अगर किसी और का कब्जा है। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है जिसका हमने कंप्लेन दी है, और वो कंप्लेन की कॉपीज हमने, अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे।